साल था 1280 और वेस्ट अफ्रीका के एक देश माली में एक बच्चे का जन्म होता है। लेकिन ये बात कोई नहीं जानता था कि एक दिन यही बच्चा बड़ा होकर सिर्फ अफ्रीका का ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का आज तक का सबसे अमीर आदमी बनेगा। और इतना अमीर कि आज के टॉप बिलियनर्स जेफ बेजोस, इलॉन मस्क और अंबानी की अगर पूरी दौलत को भी मिला दे तो वो लोग इसके आसपास भी नहीं आएंगे। इस बच्चे का नाम और कोई नहीं बल्कि मनसा मूसा था और वो आज के टाइम के सबसे गरीब कॉन्टिनेंट अफ्रीका में जन्मा था। लेकिन अफ्रीका उस टाइम पर इतना गरीब नहीं था। माली में मनसा शब्द का मतलब होता है सुल्तान यानी कि राजा, और मूसा ही वो शख्स था जो एक दिन माली का सुल्तान बनने वाला था। क्योंकि कुछ लोग ये मानते थे कि मूसा माली के शाही राज घराने का वंशज था यानी कि बादशाह फगाले का बेटा, और बादशाह के बाद मूसा ही माली की गद्दी का असली हकदार भी था। लेकिन एक और थियरी के अनुसार मूसा असल में मालिक के 9वें सुल्तान अबू बकरी II का एक भरोसेमंद मंत्री था और इसीलिए उसे मालिक की गद्दी मिली थी। तो फिर चलिए जानते हैं मूसा की एक मंत्री से राजा बनने तक के सफर की कहानी। साल था 1312 और सुल्तान अबू के दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्यों ना मेरे इस विशाल साम्राज्य को और भी बड़ा किया जाए। और फिर क्या था, सुल्तान ने अपने इस विचार को हकीकत में बदलने के लिए 200 सैनिकों से भरी और 100 खाने पीने से भरी कश्तियों को अटलांटिक महासागर के छोर को ढूंढने के लिए भेज दिया। क्योंकि अगर उस पार कोई साम्राज्य हो तो उस पर कब्जा करके अपने साम्राज्य को और भी बड़ा किया जा सके। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि माली से इन कश्तियों को निकले हुए बहुत ही ज्यादा समय बीत चुका था और ना ही कोई इंसान वापस आया और ना ही कोई कश्ती। माली से तकरीबन 300 कश्तियां निकली तो थी लेकिन वापस एक भी नहीं आई। लेकिन फिर एक दिन उन्हें एक कश्ती वापस आती हुई दिखती है। उन लोगों ने जब उसके कप्तान से पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इतनी सारी कश्तियां एक साथ गायब हो गई, तो उसके कप्तान ने बस एक ही जवाब दिया, एक भयानक चक्रवाती तूफान। उसने बताया कि ये तूफान इतना बड़ा था कि हमारी सारी कश्तियों के साथ हमारे खाने और पीने के सामान को भी डुबा गया और हम किसी ना किसी तरह इस तूफान से बचकर यहाँ पर आए हैं। अब सुल्तान अबू ने जैसे ही ये बात सुनी तो वो निराश हो गए क्योंकि वो इस सिचुएशन में कुछ भी नहीं कर पाए। लेकिन शायद सुल्तान का समुद्र के उस पार जाने का और अपने राज्य का विस्तार बढ़ाने का जुनून इतना ज्यादा था कि इस बार उन्होंने खुद सफर पर जाने का फैसला किया। लेकिन सफर पर जाने से पहले सुल्तान अबू ने मूसा को एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी सौंपी और वो जिम्मेदारी थी पूरे माली के शासन को संभालने की, और वो भी एक राजा के तौर पर। और इसके बाद सुल्तान अबू 3000 जहाजों के साथ अटलांटिक के छोर को ढूंढने के लिए निकल पड़े। लेकिन दिन बीते, हफ्ते बीते और साल बीते, लेकिन सुल्तान अबू कभी भी वापस लौटकर नहीं आए। अब माली के लोगों ने उनके वापस आने की उम्मीदें भी छोड़ दी थी। लेकिन सोचने वाली बात तो ये थी कि अबू के ना आने से माली को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। इनफैक्ट अबू के टाइम पे तो माली अच्छा था ही, लेकिन मूसा के टाइम पे वो अलग ही ऊंचाइयों को छूने लगा। क्योंकि गद्दी पर आते ही मूसा ने सबसे पहले ये सोचा कि कैसे राज्य के रेवेन्यू यानी कि इनकम को बढ़ाया जाए। और उस टाइम पर दो ही चीजें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, एक था सोना और दूसरा नमक। अब इन रिसोर्सेज को अपने कब्जे में करने के लिए मूसा ने ऐसे राज्यों पर अटैक करना शुरू किया जिनके पास सोने और नमक की खदानें हो, जैसे कि बुम्बुक गोल्ड माइन जो उस टाइम की और इवन आज की भी सबसे इम्पोर्टेंट गोल्ड माइंस में से एक है। और इसी के साथ उसने इज्जिल, ओलिल और तगाजा जहां पर नमक बनता है उन सभी जगहों पर भी कब्जा कर लिया। क्योंकि उस टाइम पर मिनरल सोने के समान ही थे और उन्हें बेचकर जो पैसा मिलेगा वो राज्य के शाही खजाने में बढ़ोतरी करेगा और जिसकी वजह से राज्य की इकोनॉमी ऊपर आएगी। और इस चीज का इफेक्ट माली पर साफ साफ दिख रहा था क्योंकि माली की सीमाएं पूरब में अटलांटिक तट से लेकर पश्चिम में नाइजर नदी तक बढ़ चुकी थी और उत्तर में सब सहारा डेजर्ट से लेकर दक्षिण में फॉरेस्ट ऑफ इक्वेटोरियल अफ्रीका तक बढ़ चुकी थी। अब इन सभी फैक्टर्स के अलावा भी एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर था जो मनसा मूसा की कामयाबी के पीछे का कारण था, और वो था इसका धर्म इस्लाम। क्योंकि उसकी ज्यादातर जनता इस्लामिक थी और उनको मूसा के शासन से कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। और वहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी रहते थे जो इस्लाम में नहीं मानते थे और इन्हीं लोगों में से एक ग्रुप था बुम्बुक माइनर्स का ग्रुप। अब इन लोगों को मूसा के शासन में अपना धर्म खतरे में लगा तो इन लोगों ने उसका विद्रोह किया। लेकिन मूसा ने अपनी सेना की मदद से सारी सिचुएशन कंट्रोल में ले ली। लेकिन मूसा ने इन सभी लोगों को मारा नहीं क्योंकि वो अच्छे तरीके से जानता था कि अगर उसे अपना शासन बनाए रखना है तो उसे सभी धर्मों के लोगों को साथ में लेकर चलना होगा। और इसी वजह से माली का स्टेट रिलीजन तो इस्लाम ही था, लेकिन वहाँ पर कुरान के रूल्स लागू नहीं होते थे। अब मूसा के इस स्टेप की वजह से सारे लोग उसको सपोर्ट करने लगे, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। और इसके अलावा माली के आसपास सारे ही मुस्लिम राज्य थे और इस वजह से माली को इन राज्यों से अटैक का कोई भी खतरा नहीं था क्योंकि इन सभी के विचार एक जैसे थे। अब बाहरी अटैक्स ना होने की वजह से माली की इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा स्टेबल थी और मूसा के टाइम पर माली की इकोनॉमी अलग ही बुलंदियों को छू रही थी। और ये सब हो रहा था सिर्फ दो चीजों की बदौलत, एक टैक्स लेकर
और दूसरा ट्रिब्यूट लेकर। माली साम्राज्य के इनकम के मेन सोर्सेस 3 थे, सोना, नमक और कोला, जो कि एक फल है। अब हम सब जानते हैं कि सदियों से गोल्ड एक कीमती मेटल रहा है और माली अफ्रीका का 4th लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसर है और वर्ल्ड का 13th लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसर है, और वो उस टाइम पर भी इतना ही इम्पोर्टेंट था। लेकिन ये सारी खदानें मूसा के अंडर में नहीं आती थी। तो फिर आप लोग सोचेंगे कि मूसा को इनसे फायदा कैसे होता था, तो वो होता था टैक्स लगाकर। मूसा ने खदान से निकलने वाले सोने पर इतना टैक्स लगाया था कि पूरा माली साम्राज्य सिर्फ टैक्स के बलबूते पर ही चल जाता था। अब दूसरी ओर नमक और कोला भी माली की इकोनॉमी का एक अहम हिस्सा थे, क्योंकि सहारा जैसे गर्म इलाकों में खाने को ज्यादा दिनों तक बचाने के लिए नमक का ही इस्तेमाल किया जाता है, और कोला एक ऐसा फ्रूट है जो रेगिस्तान में पानी की प्यास लगने से बचाता है। तो इन दोनों की वैल्यू भी सोने से कम नहीं थी, और मूसा ने इस पर भी टैक्स लगा रखा था। और सिर्फ टैक्स लगाकर मूसा इतना अमीर हो गया था कि हिस्टोरियंस के अनुसार उसकी वेल्थ इनकैलकुलेबल थी। और शायद से ये बात सच भी थी, क्योंकि साल 1324 में जब मनसा मूसा दूसरे मुसलमानों की तरह अपनी हज यात्रा पर निकला, तो वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक बहुत ही बड़ा काफिला था। उसके साथ इतने ज्यादा लोग थे कि जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। उसके साथ टोटल 60,000 लोग थे, उनमें से 12,000 तो गुलाम ही थे, और उनका काम था सिर्फ सोने के बक्से उठाना। इसके अलावा 8 ऊंट भी थे जिन पर सोने के पाउडर से भरे बक्से रखे गए थे, और ये सारा सोना सिर्फ ज़कात के लिए था। तकरीबन 20,000 किलो सोना सिर्फ बांटने के लिए था। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता, वैसे वैसे अपना सारा सोना जरूरतमंदों को बांटता जाता, और शुक्रवार को वो जहाँ पर भी रुकता वहाँ पर वो मस्जिदें बनवा देता। मूसा ने कायरो, मक्का और मदीना में 20-20 हजार सोने की ईंटें बांट दी थी, और उसने इतना सोना दान में दे दिया था कि पूरे अफ्रीका और मिडल ईस्ट में हाइपर इन्फ्लेशन आ गया था और सोने के दाम एकदम से कम हो गए थे। लेकिन इतना अमीर होने के बावजूद भी माली का साम्राज्य ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। मूसा की डेथ के बाद उसके मंत्री बेईमानी करने लगे और पूरे राज्य पर कब्जा करने लगे, और इसकी वजह से माली से जुड़े दूसरे राज्य भी अलग होने लगे, और ऐसे ही वर्ल्ड के सबसे ग्रेटेस्ट एम्परर का अंत आ गया। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इतिहास में मनसा मूसा से भी ज्यादा अमीर कोई था या फिर नहीं? आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो इन 2 वीडियोस को भी जरूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हैव अ ग्रेट डे।